Hey everyone, welcome to this lecture, and in this lecture we will cover what are our conditional statements in Java. So let's start. So first देखते हैं हमारे conditional statements क्या होते हैं. Conditional statement are used to make decisions in our program. हम conditional statement का यूज जो करते हैं वो प्रोग्राम में कोई स्पेसिफिक डिसीजन बनाने के लिए कि हमारा जो कोड है वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, वेदर ऑन द बेसिस ऑफ इट इज ट्रू और फॉल्स. जो हमारा कोड है, कोई स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड जो है हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है कोई स्पेसिफिक, वो किसी कंडीशन को ट्रू होने पे या फॉल्स होने पे किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, क्या उसका आउटपुट आएगा, उसके लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं. हम इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि एक यूजर को रिक्वायरमेंट है एक ऐसा कोड लिखने की, एक ऐसा सिस्टम बनाने की कि जिसको हम बताएंगे कि अगर वो रेन हो रही है बाहर तो वो हमें सजेस्ट करे कि उसे अम्ब्रेला लेके जाना है यूजर को, और अगर रेन नहीं हो रही है बाहर तो उसे अम्ब्रेला नहीं लेके जाना है. सो बेसिकली इसमें हम एक कंडीशन डाल देंगे, इफ स्टेटमेंट से बना सकते हैं. हम इसे वेरियस कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके हम इस प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं. चलिए इसे बनाते हैं. पहले देखते हैं हमारा फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि है इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट क्या करता है, ओनली इफ अ कंडीशन ट्रू, जब हमारी ट्रू होगी कंडीशन. ये इसका सिंटैक्स है इसका. पहले इसका सिंटैक्स समझिए. जो हमारे इफ स्टेटमेंट है वो इस तरह से करता है. ये इसका सिंटैक्स है. इसे यहाँ पे हम लिखते हैं इफ कीवर्ड, और इस ब्लॉक के अंदर हम अपनी कोई भी कंडीशन दे देते हैं जिसके लिए हमारा कोड जो है ये इसकी बॉडी है, इसको कहते हैं हम अपना कोड की बॉडी, जिसके लिए हम अपना कोई भी पर्टिकुलर बॉडी को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, जिसके ट्रू होने पे कोई भी हम पर्टिकुलर बॉडी अपना चलाना चाहते हैं. सपोज करिए आप अम्ब्रेला वाला एग्जांपल ही ले लीजिए. उसमें हम डाल सकते हैं कि अगर इफ लिख के इफ रेन, अगर इफ के अंदर हमने रेन डाल दिया, अगर बाहर रेन हो रही है तो हमारा ये कोड में हम लिख देंगे हमारा system डॉट आउट डॉट println टेक अम्ब्रेला लिख देंगे. सो ये हमारा यूजर को डिस्प्ले कर देगा कि आपको अम्ब्रेला लेके जाना है. तो इसको हम एक कोड की हेल्प से समझते हैं. चलिए अपने एक्लिप्स के ऊपर चलते हैं. ओके, हम अपने एक्लिप्स पर आ चुके हैं. एक प्रोग्राम क्लास बना लेते हैं हम अपनी नई. न्यू पे जाके क्लास बना लेते हैं और अपनी क्लास का नेम हम रखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट रख देते हैं. कंडीशनल स्टेटमेंट. ओके, अपने मेन मेथड को भी क्रिएट कर लेते हैं और क्लिक ऑन फिनिश कर देते हैं. ये हमारी क्लास बन चुकी है, पहले से मेन मेथड भी जनरेट हो चुका है. अब इसमें हम अपना कोड लिखते हैं. पहले हम क्या करेंगे, हम यूजर से इनपुट लेंगे, वो हमें बताएगा कि यहाँ पे रेन हो रही है या नहीं. तो पहले हम अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का स्कैनर SC इक्वल. ये हमने सेकंड क्लास में कवर करा है जावा में इनपुट वगैरह कैसे लेते हैं. तो आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वहां से जाके देख सकते हैं. तो यहाँ पे हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया है. इसको ये स्कैनर जो होता है वो हमारी इंपोर्ट स्कैनर क्लास में होता है, इस पैकेज में होता है. ये हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा जवा util डॉट स्कैनर. और आप सीधा स्ट्रिक ले सकते हैं. इससे जो भी हमारे util पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेज हैं वो सारी इंपोर्ट हो जाएंगी. सो ये हो चुका है हमारा. सो इसमें हम एक स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे, स्ट्रिंग s इक्वल sc डॉट नेक्स्ट. सो इसमें हम आप यूजर से ले लिया, हमने एक इनपुट ले लिया है वेदर, या यूजर से एक सिंपली क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं क्योंकि यूजर को पता नहीं होगा. ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज हमारी जावा, तो उसमें यूजर को हम ये नहीं पता होगा कि रेन स्मॉल में लिखना है या कैपिटल में, तो उससे एरर जनरेट हो सकता है. तो एंटर लिखते हैं, एंटर रेन इज, एंटर यस और नो, और नो वेदर रेनिंग. ओके, ये पूछ रहा है अगर हो रही है रेन तो यस डालिए और नहीं हो रही है तो नो डालिए. तो इसी में यूजर इनपुट दे देगा यस और नो के अकॉर्डिंग, और ये स्ट्रिंग आ जाएगा इसमें हमारा. और फिर हम अपना लूप इस्तेमाल करेंगे कंडीशनल. इफ लिखते हैं पहले, हमारे इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है. इसमें हम कंडीशन क्या डालेंगे,
जो हमारा एस है अगर इक्वल इक्वल है हमारा किसके, यस के, तो हम क्या करेंगे अपना प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन टेक अम्ब्रेला। ओके, सो टेक अम्ब्रेला, सॉरी स्पेलिंग भी गलत हो सकती है, थोड़ा इग्नोर कर दीजिए अम्ब्रेला की स्पेलिंग को अगर गलत हो। सो अगर नहीं है फिर उसके लिए करेंगे हम दूसरा इफ लगा देंगे। अभी के लिए हम खाली इफ को समझ रहे हैं तो इसलिए दूसरा इफ लगा देंगे, इफ एस एस इक्वल नो। सो इसी में इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे हम, इसी लाइन को कॉपी करके इस इफ की बॉडी में हम पेस्ट कर देंगे और लिख देंगे यहाँ पे हम डोंट टेक अम्ब्रेला, डोंट टेक अम्ब्रेला। ओके, सो ये हमारा कोड लिख चुका है। अब इसको रन करते हैं। सो हमारा कोड रन हो चुका है। अब इसमें हम इनपुट देंगे, यस डालेंगे तो हमारा क्या इनपुट आउटपुट आएगा, कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारे स्ट्रिंग में ये इक्वल इक्वल वर्क नहीं करता, क्योंकि दोनों के ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। ये मैंने आपको जानबूझकर इक्वल इक्वल यूज करें क्योंकि हम ये समझ पाएं कि स्ट्रिंग में हमारा इक्वल इक्वल वर्क नहीं करता। ये बैड प्रैक्टिस है। अगर हमें दो वैल्यूज को इक्वल करना है तो डॉट इक्वल्स का यूज करते हैं, डॉट इक्वल्स। ओके, सो एस डॉट इक्वल्स यस है, अगर एस डॉट इक्वल्स यस है तो हमारा जनरेट करेगा ये वाला आउटपुट टेक अम्ब्रेला वाला, और अगर हमारा नो है तो जनरेट करेगा डोंट टेक अम्ब्रेला वाला। सो इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं नो, और दोबारा से हम अपना कोड एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। अब डालते हैं हम अपना यस, सो एग्जीक्यूट करते हैं तो अब हमारा आउटपुट आ चुका है टेक अम्ब्रेला। और अगर फिर से दोबारा एग्जीक्यूट कराएं और अब की बार हम इनपुट डालें नो तो हमारा आ जाएगा डोंट टेक अम्ब्रेला। सो ये वर्क कर रहा है, तो हमें अब समझ आ चुका होगा कि इफ का सिंटैक्स। सो हमारा कोड रन हो चुका है। अब इसमें हम इनपुट देंगे, यस डालेंगे तो हमारा क्या इनपुट आउटपुट आएगा, कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारे स्ट्रिंग में ये इक्वल इक्वल वर्क नहीं करता, क्योंकि दोनों के ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। ये मैंने आपको जानबूझकर इक्वल इक्वल यूज करें क्योंकि हम ये समझ पाएं कि स्ट्रिंग में हमारा इक्वल इक्वल वर्क नहीं करता। ये बैड प्रैक्टिस है। अगर हमें दो वैल्यूज को इक्वल करना है तो डॉट इक्वल्स का यूज करते हैं, डॉट इक्वल्स। ओके, सो एस डॉट इक्वल्स यस है, अगर एस डॉट इक्वल्स यस है तो हमारा जनरेट करेगा ये वाला आउटपुट टेक अम्ब्रेला वाला, और अगर हमारा नो है तो जनरेट करेगा डोंट टेक अम्ब्रेला वाला। सो इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं नो, और दोबारा से हम अपना कोड एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। अब डालते हैं हम अपना यस, सो एग्जीक्यूट करते हैं तो अब हमारा आउटपुट आ चुका है टेक अम्ब्रेला। और अगर फिर से दोबारा एग्जीक्यूट कराएं और अब की बार हम इनपुट डालें नो तो हमारा आ जाएगा डोंट टेक अम्ब्रेला। सो ये वर्क कर रहा है, तो हमें अब समझ आ चुका होगा कि इफ का सिंटैक्स इफ कैसे वर्क करता है। अगर हम इफ लिखेंगे बाहर, ये हमारा सिंटैक्स है, बाहर पहले इफ लिखते हैं हम, फिर उसके अंदर ब्रैकेट लगाकर कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। आप और इजीली तरीके से समझ सकते हैं अगर हम इसमें इनपुट इंटीजर लें, इंट लें। ओके, सो यहाँ पे इंट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर इक्वल इक्वल 0 1 से कंपेयर करेंगे। ओके, इक्वल अगर 1 है तो ट्रू, और यहाँ पे अगर इक्वल 0 है तो हमारा फॉल्स कंसीडर करेंगे। ओके, तो और इजीली ये हमारा कंडीशन है। अगर एस इक्वल इक्वल हमारा 1 आएगा तो हमारा टेक अम्ब्रेला होगा, और अगर नो है मतलब 0 इनपुट करेंगे तो नहीं लेना हमें अम्ब्रेला। ओके, सो यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं। सो यहाँ पे भी नो को 0 कर देते हैं हम अपना। सो अब एग्जीक्यूट कराते हैं इसे और डालते हैं हम 1 डालेंगे तो देखिए टेक अम्ब्रेला आ रहा है। सो अब इससे हमें सिंपल से समझ जाएंगे कि पहले इफ लिखना है, फिर ब्रैकेट के अंदर अपनी कंडीशन स्पेसिफाई करनी है। और देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने 1 इनपुट दिया तो एस की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 इक्वल इक्वल 1 है तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी। और अगर कंडीशन फॉल्स होती तो नहीं चलेगा। अगर सपोज करिए हमने यहाँ पे कोई इनपुट डाल दिया 0 और 1 के अलावा, मान लीजिए 2 इनपुट कर दिया, तो कुछ नहीं आएगा। हमारा कोड एग्जीक्यूट भी हो गया बट कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, तो हमारा कुछ भी आउटपुट दिखा नहीं रहा है, शो नहीं कर रहा है। सो इसी से बचने के लिए हम अपना इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं।
सो ये हमारा हो गया इफ स्टेटमेंट कि कैसे वर्क करता है इफ स्टेटमेंट। ये भी हमने देख लिया कि अगर कंडीशन हमारी, पहले इफ यूज करेंगे फिर उसके बाद ब्लॉक लिखेंगे अपना, फिर अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना हमारा नहीं होगा। सो अब नहीं हो रहा है, हमने इनपुट भी डाल के देखा, अगर हम 2 इनपुट डाल रहे हैं तो हमारा कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, यूजर को पता नहीं चल रहा है यार कोड लोड हो रहा है। तो ये हमारा हो गया इफ स्टेटमेंट कि कैसे वर्क करता है इफ स्टेटमेंट। ये भी हमने देख लिया कि अगर कंडीशन हमारी, पहले इफ यूज करेंगे फिर उसके बाद ब्लॉक लिखेंगे अपना, फिर अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना हमारा नहीं होगा। सो अब नहीं हो रहा है, हमने इनपुट भी डाल के देखा, अगर हम 2 इनपुट डाल रहे हैं तो हमारा कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, यूजर को पता नहीं चल रहा है यार कोड लोड हो रहा है या कुछ एरर आ रही है या कुछ भी दिख नहीं रहा है, उसे बस वो वेट करता रहेगा कि कब हमारा आउटपुट आए। सो यूजर को हम चाहते हैं कि यूजर पे अगर यूजर 2 डाले तो कुछ ऐसा शो हो यार कि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, तो स्विच वगैरह, ये स्विच स्टेटमेंट वगैरह, ये सब इसको अच्छे से हैंडल करते हैं। सो सेकंड बना है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करता है, एक इफ कंडीशन, ये तो हमारा सेम बिल्कुल इफ की तरह वर्क करेगा जैसे हमारा इफ स्टेटमेंट वर्क करता है। कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, पर इसमें कुछ एडिशनल भी है, वो है हमारा एल्स ब्लॉक। अगर हमारा इफ स्टेटमेंट में अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जा रही थी तो वो ब्लैंक आउटपुट दे रहा था, वो कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा था। ओके, सो अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा इसमें जो आउटपुट देगा वो जो एल्स ब्लॉक है, जो बॉडी उसमें लिखी होगी एल्स ब्लॉक में, वो आउटपुट में आएगी हमारी। अगर हमारा ये कंडीशन है ये अगर फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो एल्स वाला आउटपुट आएगा, जो एल्स की बॉडी है वो हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, सो इसे समझते हैं, फिर से एक्लिप्स पर चलते हैं, अपने कोड करके देखते हैं इसका। सो इस पहले वाले कोड को ही हम कॉपी कर लेते हैं, इनपुट को ऐसे ही रहने देते हैं, ये इफ वाला हम कॉपी कर लेते हैं और इसी को हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, और अब ऊपर वाले कोड को अब हम कमेंट कर देते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे हम इफ की जगह अब हम इसको बना देते हैं अपना एल्स ब्लॉक। ओके, अगर यहाँ पे डालेगा ये 0 मतलब फॉल्स, तो फॉल्स होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डोंट टेक अम्ब्रेला। ओके, ये हमारा इनपुट जो शो करेगा वो करेगा, आउटपुट जो शो करेगा वो करेगा डोंट टेक अम्ब्रेला। और 0 की जगह कुछ भी डाले तो सब ट्रू होता है, 0 के अलावा तो 1 2 3 सब जो नॉन जीरो वैल्यूज होती हैं उनको हम ट्रू कंसीडर करते हैं। सो ट्रू होने पे मतलब रेन हो रही है, ये यूजर डाल रहा है 2 3 4 एनीथिंग, तो उसका मतलब रेन हो रही है, हमें अम्ब्रेला लेके जाना है। तो अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारा जो डालते हैं हम पहले 0 के लिए चेक करते हैं, हमारा आ रहा है डोंट टेक अम्ब्रेला, क्योंकि 0 का मतलब होता है फॉल्स, और ये कंडीशन s इक्वल 0 है, तो ये कंडीशन हो रही है हमारी ट्रू, तो ये वाला हमारा आउटपुट शो हो रहा है डोंट टेक अम्ब्रेला। और फिर हम देखते हैं अब हमारा कुछ भी वैल्यू डालें हम, सपोज करिए हमने डाल दिया हमारा 8 डाल दिया, तो उसके लिए भी हमारा कोड चल रहा है भाई, ये पहले नहीं हो रहा था, पहले हम कुछ भी डाल लेते 1 और 0 के अलावा तो हमारा कोड कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा था, बट इसमें क्या हो रहा है, ये 1 चेक नहीं कर रहा। अब अगर ऊपर वाली कंडीशन को चेक कर रहा है, 8 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, ये एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा। अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो ऊपर वाला चलेगा, अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जा रही है तो फिर हमारा एल्स कोड एग्जीक्यूट होता है। तो यही समझने वाली चीज है कि अगर इफ स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू होगी तो इफ स्टेटमेंट की बॉडी चलती है, और अगर इफ स्टेटमेंट की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सो ये होता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट का वर्क। और नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट होता है हमारा इफ एल्स इफ लेटर। सो सपोज करिए आप एक स्कूल में वर्क करते हैं और आप उसके टेक्निकल लीड हैं, और स्कूल ने आपको एक टास्क दिया है कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट मार्क्स के ऊपर, कि जिस स्टूडेंट के जितने मार्क्स हैं उसके हिसाब से उसको प्राइज दिया जाए। सपोज करिए जो 90% वाले बच्चे हैं, जिनके मार्क्स 90 अबव देन 90 है या 90 हैं, तो उनको कुछ फर्स्ट की ट्रॉफी मिलनी चाहिए, और जिनके इक्वल टू या अबव 80 से,
तो उनको सेकंड चाहिए, और जिनके थर्ड हैं, जो थर्ड आए बच्चे, उनके मार्क्स होने चाहिए 70। ओके, तो ये हमारा क्राइटेरिया है। और जिनको कुछ भी नहीं है, मतलब जिनके मार्क्स 70 से लेस देन है, उनके लिए बस एक सर्टिफिकेट आना चाहिए, सर्टिफिकेट लिखा जाए बस कि उनको सर्टिफिकेट देना है। ओके, सो उसके लिए, उस कोड को लिखने के लिए हमें नीड होगी इफ एल्स इफ लेटर की। अब कुछ लोग आप में से कहेंगे कि हम तो इसको इफ से भी कर सकते हैं, इफ स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं भाई, क्योंकि उसमें बहुत सारी कंडीशन लगा देंगे कि अगर इफ है जो हमारा, इफ उसके मार्क्स बच्चे के 90 से अबव हैं, अबव देन 90, सो उसको दे दीजिए ट्रॉफी, फर्स्ट वाली ट्रॉफी दे देंगे। और उसके अगर सेकंड है वो, अगर वो 80 है, मतलब 80 से अबव या इक्वल टू 80 है, तो उसको सेकंड वाली दे देंगे। ऐसे ही थर्ड और सो वन के लिए करते चले जाएंगे। ठीक है, बट इसमें हो क्या रहा है, इसमें इफ वाला चेक कर रहा है कि यार ये ग्रेटर देन 90 है, तो इसको फर्स्ट वाला दे दो। और ये अगर उसमें चेक करेगा फिर फर्स्ट वाले के लिए तो ठीक चल जाएगी, उसको फर्स्ट वाली मिल जाएगी 90 से अबव है। बट जब ये सेकंड वाली कंडीशन को चेक करेगा, जिनके बच्चों को, मान लीजिए किसी बच्चे के मार्क्स है 92, सो उसमें ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, उसको फर्स्ट वाले भी मिल रही है ट्रॉफी, और 92 जो है हमारा वो 80 से भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो उसको सेकंड वाली भी मिल रही है भाई। बट हमें तो चाहिए कि बस एक ही ट्रॉफी एक बंदे को मिले, उसको वो फर्स्ट वाली डिजर्व करता है, तो उसको सेकंड वाली का करेगा क्या? बेकार में स्कूल वालों का खर्चा हो रहा है, बजट ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो ये जो सेकंड वाले बच्चे हैं उनके लिए ट्रॉफी कम पड़ जाएंगी। सो इसी चीज़, ये सब चीज़ें हम इफ से नहीं कर सकते। सो उसी के लिए हमारा बना है इफ एल्स इफ लेटर, जिसमें हम यूज़ करते हैं कि बहुत सारी कंडीशन देंगे कि अगर हमारा पहली वाली कंडीशन ट्रू है तो यहाँ से हमारा ब्लॉक इसका कोड चलेगा, और हमारा ये पूरा कोड स्किप हो जाएगा, पूरा इसका नीचे वाला जो कोड है वो पूरा स्किप हो जाएगा पूरा, मतलब फिर ये इससे आगे बढ़ेगा नहीं, ये वाला जो नीचे का कोड है ये वाला नहीं चलेगा। अगर ये फॉल्स हो जाती है, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो नीचे का कोड है यहाँ पे जाएगा, अगर ये ट्रू होगी तो यहीं से एग्जिट कर देगा, आगे नहीं जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर ये वाली फॉल्स हो जाएगी, ये वाली फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो ये फिर इस पे जाएगा, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। अगर फॉल्स होगी तो आगे जाएगा, अगर ट्रू हो जाएगी तो यहीं से इस वाले इसकी बॉडी को, जिस भी कंडीशन ट्रू होगी उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करके ये एग्जिट ले लेगा। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है ऊपर की और ये लास्ट में आ गया तो हमारा जो एल्स वाला ब्लॉक है वो वाला हमारा ट्रू हो जाएगा, मतलब वो चल जाएगा। सो इसको भी एक कोड की हेल्प से देखते हैं। सो हम आ गए अपने एक लिस्ट पर फिर से। अब की बार हम समझते हैं कि एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें इनपुट जो लिया जाए हमारा एंटर योर मार्क्स हो। ओके, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, इसको कमेंट कर देते हैं, इसका यूज़ नहीं है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं हम अपना एंटर योर मार्क्स। एंटर करते हैं हम यूज़र को इनपुट देने के लिए ये मैसेज सो एंटर योर मार्क्स। ओके, सो यहाँ पे हमने दे दिया है एंटर योर मार्क्स, या यूज़र से आस्क करेगा। फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसे कमेंट भी कर देते हैं, और यहाँ पे यूज़र से ये एस में इनपुट लेगा मार्क्स में, इसको मार्क्स कर देते हैं, मार्क्स के इनपुट ले लेगा। फिर आगे क्या करेगा, इसमें ये कंडीशन चेक करेगा कि इफ़ अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होंगे तो हमारे क्या करेगा, गिव फर्स्ट ट्रॉफी। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और लिखते हैं इसमें फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट ट्रॉफी। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉफी लिख देते हैं और उसी में हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं वेरियस टाइम्स। सो अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, अगर सपोज कर लीजिए मार्क्स अगर हमारे 88 हैं, तो उसके लिए हमारा दूसरा एल्स इफ ब्लॉक चलेगा। एल्स इफ ब्लॉक में क्या करेंगे, एल्स इफ लिख के यहाँ पे इसमें एक और कंडीशन दे देंगे, बट इसमें 90 की जगह हम 80 कर देंगे। अब आपने ये सोचा कि भाई ये यहाँ पे कॉमन डाउट जो आता है, जो मुझे भी आता था अपने जूनियर क्लासेस में,
जब मैं कोडिंग सीख रहा था तो ये आता है कि 8 कि यहाँ पे हम ये क्यों नहीं लिखेंगे कि मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 90 क्यों नहीं लिखेंगे और लेस देन 90 कि ये कंडीशन भी तो लिखनी है कि 80 से 90 के बीच में जो है उनको बस सेकंड की ट्रॉफी मिलनी चाहिए। ये दूसरी वाली कंडीशन भी लगाएंगे है ना। सो ये हम नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अगर बच्चे के मार्क्स 90 से अबव होंगे तो पहली वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये फर्स्ट वाली, और यहाँ तक ये आएगा ही नहीं। वो कंडीशन हमारी पहले ही चेक हो चुकी है कि बंदे के मार्क्स जो हैं वो 90 से अबव है ही नहीं। सो जब भी वो दूसरी वाली कंडीशन पे आया तो हम फालतू की ये वाली कंडीशन हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये कंडीशन हम लगाएंगे तो कोई एरर तो देगा नहीं, बट हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट स्लोली होगा, क्योंकि हमारा कंपाइलर फिर इस कंडीशन को भी एग्जीक्यूट करेगा, चेक करेगा हर बार, जबकि इसकी कोई नीड नहीं है। तो इसको हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए इसी तरह से हम 70 वाले के लिए भी चेक करेंगे कि मार्क्स अगर 70 से ग्रेटर देन है या अबव हैं तो उसको थर्ड ट्रॉफी मिलनी चाहिए। सो ये हो गए हमारे सारी ट्रॉफीज़ के। और अब जिन बच्चों के मार्क्स जो हैं वो तीनों कैटेगरी में नहीं आते हैं तो उसमें क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और उनके लिए एक कराते हैं कि उनको सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिल जाए जिससे उनका कॉन्फिडेंस लूज़ ना हो। ओके, सर्टिफिकेट, ओके, उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाए ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज़ ना हो। तो ये हमने अपना इफ एल्स इफ लेटर बना दिया है। ये करेगा क्या, पहले जो है हमारा ये चेक करेगा अगर मार्क्स जो है वो 90 से ग्रेटर हैं तो उसको फर्स्ट ट्रॉफी मिल जाएगी, और ये कंडीशन ट्रू होते हैं ये सारे जो आगे के ब्लॉक्स हैं ये वाले इनको स्किप कर देगा और अपना कोड को एंड कर देगा। ओके, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स इफ ब्लॉक में जाएगा, सेकंड वाले में फिर चेक करेगा। अगर ये ट्रू होगी तो यहाँ से इसे प्रिंट करके फिर आगे वालों को स्किप कर देगा। अगर नहीं होगी, अगर फॉल्स हो जाती है कंडीशन तो ये नेक्स्ट मूव करेगा, और ऐसे ही करते करते ये एल्स पे आ जाएगा। अगर ऊपर की कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। सो कोड को रन करते हैं और डालते हैं अपने मार्क्स डालते हैं, सपोज करिए 92 मार्क्स डालते हैं। सो एंटर करा, उसको फर्स्ट ट्रॉफी मिल गई। सो ये क्या हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट ट्रॉफी मिली है अभी। अब इसको दोबारा से रन करते हैं। अभी ये सब हमें बार बार रन करना पड़ रहा है। ये 85 एंटर करते हैं तो उसे हमारी सेकंड ट्रॉफी मिल जा रही है। सो इस चीज़ को हम कोड को बार बार चलाने के लिए हमें दोबारा रन करने की ज़रूरत पड़ रही है। इसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे लूप्स स्टेटमेंट की मदद से। उसमें हम बार बार रन पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा, वो कोड खुद बार बार इनपुट लेता रहेगा हमसे। सो अब डालते हैं हम 78 मार्क्स। सो थर्ड ट्रॉफी आ रही है। और अब अगर हम डालते हैं सपोज करिए 65, सो हमारा क्या देगा, बस सर्टिफिकेट देगा। हम इसमें एक कंडीशन और लगा सकते हैं यहाँ पे, जो हमारे मार्क्स हैं सपोज करिए वो होंगे हमारे 100 से नीचे, 100 से नीचे होंगे तो उसमें एक और डाल सकते हैं मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100 भी होने चाहिए। ये कंडीशन भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई इनवैलिड इनपुट डाल देगा 101 तो हमारा कोड कुछ भी राइट नहीं करे, बस दे देगा सर्टिफिकेट। ओके, सो ये है 101 पे सेकंड ट्रॉफी मिल ली यार। समथिंग वेंट रॉन्ग बिकॉज ये एक टाइप है, वो सब में डालना पड़ेगा। ये पहले से एक कंडीशन लगा देते हैं कि इफ़ जो हमारे मार्क्स हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, जो हमारे मार्क्स हैं, अभी मैं ये चलाना नहीं चाहता था क्योंकि इसमें अभी हमारा एक ट्रांसफ़र स्टेटमेंट यूज़ होगा, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे हम system.out.println, सॉरी पेस्ट कर लेते हैं डायरेक्टली, इनवैलिड मार्क्स। सो यहाँ पे कर देते हैं हम इनवैलिड मार्क्स। सो यहाँ पे और हम डाल देते हैं रिटर्न। ये रिटर्न क्या काम करता है ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए ये समझिए कि रिटर्न सिर्फ इस कंडीशन, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इस ब्लॉक को सॉरी ये जो है हमारा यहाँ ऐसा होना चाहिए, तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा सारे कोड को एंड कर देगा, रिटर्न एंड कर देता है जहाँ पर भी आते हैं। तो इसको रन करते हैं। अब अगर हम डालेंगे तो 101 डाल दिया हमने, तो डाल दिया इनवैलिड मार्क्स। ओके, तो हमारा ये इफ एल्स फिल एडर ख़त्म हो चुका है। सो नेक्स्ट है हमारा
सो नेक्स्ट जो है हमारा वो है नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ क्या करता है, इफ़ के अंदर हम एक और इफ़ लगा देते हैं। सपोज करिए कोई कंडीशन है, यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू होगी तो उसमें दूसरी कंडीशन को भी चेक करेगा। इसे कहाँ पे यूज़ होगा, सपोज करिए आप एक कोड लिखना चाहते हैं, आप प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ये चेक करना चाहते हैं कि जो बच्चों को हम प्राइस दे रहे हैं उनकी फ़ीस सबमिट है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि वो पास आउट होके और आपके स्कूल को लीव कर दें, कॉलेज को छोड़ के चले जाएं और आपको बहुत ही भारी नुकसान हो जाए क्योंकि उनकी फ़ी नहीं आएगी। फिर कौन आ रहा है यार, एक बार मार्कशीट मिल गई तो ख़त्म भाई। तो एक कोड लिखते हैं, उसके हेल्प से समझते हैं कि इफ़ नेस्टेड इफ़ कैसे वर्क करता है, उसका यूज़ केस भी देखते हैं। सो नेस्टेड इफ़ में क्या करते हैं, इसी को रहने देते हैं, अपना कमेंट कर देते हैं। यहाँ से इनपुट लेगा ऊपर की 2 अबव लाइंस और यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं मार्कशीट के लिए। इफ़ चेक करेंगे पहले, वो मार्क्स नहीं यार, इसको भी कमेंट कर देते हैं, पहले कॉपी कर लेते हैं अपना। सो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं, एक इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ एंटर वेदर, एक आज करते हैं क्वेश्चन कि वेदर योर फी सबमिट इज़ नॉट, वेदर योर फी इज़ सबमिट और नॉट। ओके, तो यहाँ पे ये आस्क करेगा, तो इसका आंसर कैसे देना है हमें, या तो वाई हो या फिर एन, येस और नो में देना है। ओके, सो यहाँ पे हम एक करेक्टर में ले लेंगे इनपुट, क्योंकि केयर को हम डायरेक्टली इक्वल इक्वल से कंपेयर कर सकते हैं। एस सी डॉट नेक्स्ट से ले लेते हैं इसका इनपुट। ओके, सो एस सी डॉट टाइप मिसमैचिंग स्ट्रिंग में ही लेंगे यार, सो स्ट्रिंग में ले लेते हैं। सो यहाँ पे एक कंडीशन डालते हैं, इफ़ फी डॉट इक्वल्स तो क्या लेंगे, वाई है, फी डॉट इक्वल्स हमारा वाई है, तो हमारा क्या एग्जीक्यूट करेगा, ये ब्लॉक कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा हमारा यहाँ। फिर यहाँ से फिर क्या चेक करेगा ये, इफ़ जो हमारे मार्क्स हैं, इफ़ रिजल्ट इक्वल पास, रिजल्ट इक्वल पास, तो यहाँ पे डाल देंगे हम कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो इसको भी system डॉट आउट डॉट println कर देते हैं। यहाँ पे इसको कट करके अपना एक कट कर देते हैं, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं अपने कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ। सो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दिया है। ओके, तो रिज़ल्ट पास है, बट रिज़ल्ट अभी हमने डिक्लेयर नहीं करा, रिज़ल्ट को अभी बाय डिफ़ॉल्ट पास रहने देते हैं क्योंकि वो लंबा हो जाएगा कोड ज़्यादा अगर हम लिखेंगे, तो रिज़ल्ट इक्वल पास ही रहने देते हैं पहले से। बट ये हमें फिर से कंपेयर करना पड़ेगा। सो इसको सिंपली अभी चेक करते ही नहीं है, अभी बस ये लिख देते हैं योर मार्क्स लिख देते हैं। अगर मार्क्स जो है हमारे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 90 हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे। सो इनपुट के लिए यहाँ से लेंगे Ctrl+C+V, सो मार्क्स यहाँ से इनपुट ले लेंगे हम। ओके, सो डुप्लीकेट, ओके ये हमने कमेंट नहीं करा, सो अब एरर डिस्प्ले हमारा नहीं होगा। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम अपने यूज़र से पहले देखेंगे कि यूज़र से कि तुम्हारी फ़ीस सबमिट है, येस और नो में इनपुट देंगे। तो अगर नहीं है, वाई है, मतलब येस है, अगर है तो वो मांगेगा कि तुम्हारे मार्क्स एंटर करो, फिर वो अपने मार्क्स डालेगा, फिर देखेंगे मार्क्स अगर 90 से अबव हैं तो मैसेज शो होगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम कीप वर्क हार्ड डाल देते हैं, कीप वर्क हार्ड। ओके, सो Ctrl+C एंड फिर से यहीं पे कर दिया और एक सिंपल कीप वर्क हार्ड। ओके, ये डिस्प्ले से होगा। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसके लिए हम एक एल्स लगा देते हैं अलग से, एल्स में डाल देंगे सबमिट योर फी। ओके, सो इसमें डाल देंगे सबमिट योर फी। सो ये हमारा कोड चल गया है। यहाँ पे हमने पहले से एक्सप्लेन कर रखा है, यूज़र से पहले फ़ी पूछेगा, अगर वाई है मतलब येस है तो हमारी ये पूछेगा कि मार्क्स डालिए अपने, अगर मार्क्स उसके 90 से अबव हैं तो डिस्प्ले कर देगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, वरना आप कीप योर वर्क हार्ड।
डू वर्क हार्ड कर सकते हैं, डू वर्क हार्ड। सो अगर ये सब फी सबमिट नहीं है तो ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा और प्रिंट कर देगा सबमिट योर फी। सो इसको रन करते हैं एक बारी, और ये यहाँ पे हमारा पूछ रहा है वेदर योर फी इज सबमिट और नॉट, तो यस हमारी फी सबमिट है। तो मार्क्स पूछ रहा है फिर, तो मार्क्स में डाल देते हैं 92, तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन। सो ये हो रहा है। और एक बार इसको फिर से हम अपनी फ़ी नॉट सबमिट के लिए चला के देखते हैं, तो अगर नो है हमारी फ़ी सबमिट नहीं है तो सबमिट योर फ़ी। सो ये हो गया हमारा नेस्टेड इफ का वर्क। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो नेक्स्ट है हमारा स्विच स्टेटमेंट। सो स्विच स्टेटमेंट अभी तक जो हमने इफ एल्स ये सारे स्टेटमेंट पढ़े हैं इनसे थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक इनपुट देते हैं और उसी के बेसिस पे इसमें बहुत सारे पहले से केसेस डिफाइन होते हैं, और हमारा जो इनपुट जो भी हमारी चॉइस दिया हुआ होगी उसी से मैच करके ये केस मैच करेगा, और जो सा भी केस मैच होगा वो वाला हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले स्विच लिखते हैं, हम पहले यहाँ पे स्विच लिखते हैं, फिर उसके अंदर कोई भी हम अपना जो भी इनपुट देंगे कोई भी वेरिएबल दे देंगे। सपोज कर लीजिए ए दे दिया। अब इसकी ए की वैल्यू हम यूज़र से लेंगे, इसको कौन इनपुट करेगा, यूज़र देगा, यूज़र से हम इसको लेंगे। सो इसकी वैल्यू जो रहेगी यूज़र्स जो देगा वैल्यू वो इन केस की वैल्यू से मैच करेगी, वैल्यू 1 वैल्यू 2। सपोज करिए यूज़र इनपुट देगा काउंटिंग में 1 2 3 ऐसे करके, तो इनकी वैल्यू भी होगी खाली 1 2, इसकी वैल्यू 2 सपोज कर लीजिए डालेंगे हम 2, और वैल्यू 3 डाल देंगे 3। और इन सब चीज़ों के लिए यूज़र को पहले से पता है, हम दे देंगे, डिस्प्ले करा देंगे कि ये चॉइस जो हम यूज़र देना चाह रहा है इसका वर्क क्या होगा, ये कोड जो है ये करेंगे क्या। सो इसी की हेल्प से आज हम अपना कैलकुलेटर भी बनाएंगे, एक बेसिक सा कैलकुलेटर बनाएंगे। और अगर इन तीनों में से यूज़र ने जो भी इनपुट डाला है, मान लीजिए यूज़र ने डाल दिया 4, तो हमारे पास तो केस सिर्फ 3 हैं, तो इन सब से तो मैच नहीं कर रही वैल्यू। तो डिफ़ॉल्ट क्या करता है, जो अगर हमारी मैच नहीं करेगी वैल्यू तो हमारा डिफ़ॉल्ट वाला केस चल जाएगा डायरेक्टली। सो ये सब हमारा इसका सिंटैक्स है। और एक बात और, हमारा कोड की जो वैल्यू है वो चल के उसके बाद हम लिखते हैं ब्रेक। अब ब्रेक है क्या, इसको हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे थोड़ी आगे ब्रेक क्या होता है। चलिए पहले ब्रेक देख लेते हैं, फिर अपने कैलकुलेटर पर चलते हैं, इसकी हेल्प से हम अपना कैलकुलेटर बनाएंगे। तो ब्रेक क्या होता है, ब्रेक एक ट्रांसफ़र स्टेटमेंट का टाइप है। ये एक नॉर्मल जो पहले से प्रोग्राम चल रहा है, सपोज करिए किसी ने डाल दिया कोड, कोई एग्जीक्यूट हो रहा है system.out.println, कुछ भी हेलो लिख रहे हैं, कोई भी अगर कंडीशन डाल दी, सपोज करिए कि ये वाला जो कोड है इफ़ ए इक्वल 1 पे चलेगा ये कोड कि system.out.println हेलो, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है और हम लिख देते हैं यहाँ पे ब्रेक, तो ये इसको क्रॉस करके बाहर आ जाएगा, मतलब इसको एंड कर देगा यहीं पे। आगे की जो कंडीशन है वो नहीं चलेंगी, मतलब जो इफ़ में अगर कोई यहाँ पे इसकी बॉडी को नहीं ख़त्म करते हैं, ये इफ़ की बॉडी कुछ यहाँ पे और भी है, मान लीजिए system.out.println हेलो गाइज लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है और हेलो प्रिंट हो जाता है हमारा और ब्रेक आ जाता है, तो ब्रेक इन सब चीज़ों को, इफ़ की जो आगे वाली बॉडी है उसको यहीं पे एंड कर देगा, आगे वाली चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जो हमारी आगे गाइज लिखा हुआ है ये हमारा प्रिंट नहीं होगा। तो अभी पहले ब्रेक को देखते हैं, ब्रेक कैसे काम करता है। तो चलते हैं अपने एक्लिप्स पर। तो ब्रेक का क्या है, इसको कमेंट कर लेते हैं। सो ये हमारा कमेंट हो चुका है, और एक इफ़ चलाते हैं हम अपना, उसमें डालते हैं इफ़ कोई इनपुट ले रहा है, नहीं है अभी। चलिए मार्क्स वाले कोई सेक्शन को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मार्क्स ले लिया हमने, और इफ़ मार्क्स इक्वल 1 है सपोज कर लीजिए, तो यहीं पे हम प्रिंट कर देंगे एक अपना हेलो गाइस लिख देंगे, println हेलो, खाली अब ये हेलो कर दिया। और ये कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रेक। ओके, यहाँ पे ब्रेक आ गया। ब्रेक की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते ब्रेक को। एक्चुअली हम ब्रेक को सिर्फ फॉर लूप, वाइल लूप इन सब में कर पाते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे, या स्विच केस में हम ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। सो इसको अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिकली नहीं देख सकते, तो अभी पहले स्विच देखते हैं, या और कोई अभी स्टेटमेंट हैं उन्हें देखते हैं। तो ये हमारा हो गया ब्रेक का वर्क, अभी हम देखेंगे आगे। और हमारे ये नेक्स्ट जो हमारा ट्रांसफ़र स्टेटमेंट है वो है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, हमारा स्किप कर देता है करंट इटरेशन को।
ये भी हम लूप की हेल्प से ही देख पाएंगे, इसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, इसे। ओके, क्योंकि इसको हम स्विच में भी यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ इसको हम लूप में यूज़ करेंगे। ये बेसिकली करता क्या है, ये सपोज कर लीजिए एक फॉर लूप चल रहा है और कोई भी कंडीशन आ रही है, ये इसकी एक इटरेशन समझ लिए, इफ़ आई इक्वल 1 के लिए हमें कोई कंडीशन नहीं चलानी है तो उसको हम सिंपली लिख देंगे कंटिन्यू, क्योंकि जब आई इक्वल 1 आएगा तो हमारा ये उस स्टेप को स्किप कर देगा। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हमें और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे हम जान चुके होंगे, हमें पता होगा कि फॉर लूप क्या काम करता है, कैसे वर्क करता है। तो नेक्स्ट हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न को हम खाली ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और रिटर्न के साथ कोई वैल्यू रख के भी। सपोज कर लीजिए रिटर्न के साथ हम वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे बनाते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स। सो हम रिटर्न को ऐसे भी यूज़ करते हैं, रिटर्न 0 कर सकते हैं। ओके, ये सब हम मेथड वाले लेक्चर में देखेंगे, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हमारे फंक्शंस में यूज़ होता है, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अब हम अपना चलते हैं एक्लिप्स के ऊपर, अपने स्विच वाले पे। ये हमारे तीनों के तीनों ट्रांसफ़र स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुके हैं और ये रिटर्न वाले को भी हम तभी देखेंगे, आप भी कवर कर सकते हैं इसको, तो हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। मेनली ये मेथड में यूज़ होता है, इसको मेथड वाले लेक्चर में देखेंगे, और जो बाकी के ये कंटिन्यू स्टेटमेंट है इसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे लूप वाले में। और ये हमारा जो ट्रांसफ़र स्टेटमेंट है इसको हम अभी स्विच वाले केस में देखेंगे। तो चलिए, स्विच में हमने देख लिया कि यूज़र हमें इनपुट देगा इसमें एक्सप्रेशन में, जहाँ पे ये एक ही फॉर्म में लेगा, फिर उसको ये केस के साथ वैल्यू मैच करेगा, जिस भी केस के साथ वैल्यू मैच कर सकते हैं तो वही कोड एग्जीक्यूट होगा उसी केस का। और अगर किसी भी केस से हमारी वैल्यू मैच नहीं करती है तो हम यूज़ करते हैं अपने डिफ़ॉल्ट का। सो चलते हैं अब अपने एक्लिप्स पर और देखते हैं। सो हम इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कोड को चाहे तो, क्योंकि हमारा टाइम बच जाएगा, वैसे ये काम नहीं आएगा। चलिए दोबारा से अपने फ्रेश कोड लिखते हैं एक। सो इसमें क्या करेंगे, हम एक कोई भी एक प्रोग्राम बना लेते हैं। सपोज करिए एक कैलकुलेटर का बनाते हैं, हम एक न्यू प्रोग्राम बनाते हैं, न्यू क्लास, तो नाम रखते हैं उसका कैलकुलेटर। और इसको बहुत ही अपने एडवांस में ले जाएंगे हम, फॉर लूप लगा के और बहुत सारी चीज़ें करके इसका एक एडवांस वर्जन भी हम देख पाएंगे कैलकुलेटर का। सेव कर देते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट को। अब ये कैलकुलेटर हमारा क्लास बन चुकी है। अब इसमें हम पहले क्या लेते हैं, पहले हम प्रिंट कराते हैं system.out.println। तो इसमें क्या होगा, पहले पूछेगा ये यूज़र से एंटर योर चॉइस। सो नो, पहले एंटर नहीं, पहले हम 1 फॉर एडिशन, ये हम ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं पहले कि 1 जो हमारा की लगेगा, 1 इनपुट डालने पर हमारा एडिशन होगा। और ऐसे ही हम अपने 4 ऑप्शन बनाएंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए। तो 1 जो होगा हमारा एडिशन करेगा और सब्ट्रैक्शन हमारा किससे होगा, 2 से होगा। और हमारा 3 क्या करेगा, हमारा 3 जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन करेगा 3 हमारा। और 4th क्या करेगा, हमारा 4 जो है 4 रेस्पॉन्सिबल होगा डिवीज़न के लिए। ओके, सो अब हमने यूज़र को बता दिया है कि इन सब से 1 से हमारा एडिशन होगा, 2nd से सब्ट्रैक्शन होगा, और 3rd से मल्टीप्लिकेशन एंड 4th से डिवीज़न होगा। सो ये चारों चीज़ें हमने बता दी हैं यूज़र को। अब हम यूज़र से क्या लेंगे, कि इनपुट लेंगे कि वो यूज़र करना क्या चाहता है, एडिशन करना चाहता है, मल्टीप्लिकेशन करना चाहता है या डिवीज़न करना चाहता है। तो इसके लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, स्कैनर sc=new स्कैनर। सो system.in, सो ये हमारा बन चुका है। हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपने स्कैनर क्लास को यूटिल पैकेज में से, और एक इनपुट लेते हैं इंट n, और वीकेंड से चॉइस ले लेते हैं। ठीक है, इनपुट लेते हैं चॉइस इक्वल sc डॉट नेक्स्ट इंट लेते हैं। इंटीजर के लिए हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट इंट, और खाली नेक्स्ट जो हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के लिए। और हम यहाँ पे खाली नेक्स्ट लिखेंगे तो ये एरर दे देगा, क्योंकि फिर यहाँ पे हमारा इसको स्ट्रिंग चाहिए, क्योंकि हम जो नेक्स्ट लेते हैं वो स्ट्रिंग के लिए यूज़ होते हैं। सो अभी के लिए हमें इंटीजर लेना है, तो यही हमारा बेस्ट है नेक्स्ट इंट। सो चॉइस ये ले लिए हमने। सो अब क्या करते हैं, अब अपना बनाते हैं हम एक स्विच केस।
स्विच स्टेटमेंट लेंगे, इसमें हम क्या डालेंगे, चॉइस इनपुट डालेंगे, क्योंकि हम यूज़र से कौन सा इनपुट ले रहे हैं, चॉइस ले रहे हैं। ओके, सो चॉइस हमने यूज़र से ले लिया है, और फिर इसके हर एक चीज़ के लिए हम अपना केस डिफाइन करेंगे, केस 1, और दूसरा डिफाइन करेंगे केस 2, और यहाँ पे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम 4 डिस्प्ले करा रहे हैं ऑप्शन, तो 4 केस लेंगे, केस 3, और यहाँ पे हमारा होगा केस 4, और एक लास्ट में जो होता है वो होता है हमारा डिफ़ॉल्ट केस, जिसमें हम लिखते हैं इनवैलिड चॉइस। ओके, यहाँ पे हम करेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट करा देंगे हम अपना इनवैलिड चॉइस। ओके, तो यहाँ पे आ गया इनवैलिड चॉइस। सो ये सारे एक बात हमें ध्यान रखना है, जो भी हम यूज़र से इनपुट लेंगे ना, सपोज करिए चॉइस में हम इंटीजर ले रहे हैं और चॉइस में हम कुछ और लेते, सपोज करिए हम 0 1 2 3 ऐसे कुछ लेते, यहाँ पे अगर हम 0 कर देंगे, सपोज करिए यहाँ पे अगर हम 0 कर देंगे, तो यहाँ पे हमें केस की वैल्यू हटा के 0 करनी पड़ेगी। जो वैल्यू यहाँ पे रखते हैं हम यूज़र से, जो भी वैल्यू रहेंगे केस की वैल्यू वही रहेगी। अगर आप यूज़र से एस रहेंगे तो एस ही लेनी पड़ेगी। ओके, वैसे एस नहीं, बस हम इंटीजर वैल्यूज़ लेते हैं, ये गुड प्रैक्टिस होती है। और यहाँ पे हमने 1 ही रहने देते हैं, 1, क्योंकि एक सीक्वेंस में अच्छा लगता है। वैसे आप 0 भी ले सकते हैं, और जो भी आपकी मर्जी करे वही ले सकते हैं हम, बस जो यूज़र से इनपुट लेंगे वो इस चॉइस जो ये आएगी वही हमें केस की वैल्यूज़ भी रखनी है। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ से देख के यूज़र इनपुट डालेगा तो यही यहाँ पे भी आएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा कर क्या रहा है, फर्स्ट वाला किस लिए है, हमारा एडिशन के लिए है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले हमने 2 नंबर्स भी ऐड नहीं कराए, एंटर नंबर 1, एडिशन, यहाँ पे इनपुट डाल दिया एडिशन के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, पहले सबसे पहले डला लेते हैं इनमें 2 नंबर्स, इंट num1, और वी कैन से ए, सिंपली ए ले लेते हैं, ए इक्वल sc डॉट नेक्स्ट इंट, सॉरी ये वाला जो है हमें इससे ऊपर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम पहले इनपुट ले रहे हैं। ओके, अब ये एरर चला गया। और दूसरा भी एक ले लेते हैं हम अपना, वो उसमें बी नंबर लेते हैं। यहाँ पे 2 नंबर ले लिया हमने, ए और बी, 2 में यूज़र से इनपुट डालेंगे। यूज़र को पता कैसे चलेगा क्या करना है, यहाँ पे हम एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे, एंटर नंबर 1, और दूसरे में हम प्रिंट करा देंगे एंटर नंबर 2। ओके, पहला इनपुट डाल के यूज़र दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यूज़र दूसरा डालेगा एंटर नंबर 2, तो पहला नंबर आ जाएगा यहाँ से और यहाँ से दूसरा आ जाएगा। फिर उसमें पूछेगा कि आपको इन दोनों नंबर पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो उसके हिसाब से अगर यूज़र को मल्टीप्लिकेशन कराना है तो 3 चॉइस डालेगा, अगर एडिशन के लिए 1, सब्ट्रैक्शन के लिए 2 और डिवीज़न के लिए 4। उस हिसाब से यूज़र से हम चॉइस ले लेंगे। और हमारी 1 क्या कर रही है, हमारी a प्लस बी एडिशन कर रही है। ये सब हमने ऑपरेटर पहले से कर रखे हैं कवर, है ना। अब इसको हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और एडिशन लिख देंगे यहाँ पे, एडिशन कॉमा एडिशन लिख दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस करके सम लिख दे रहे हैं। ओके, अब ये सम हमें डिफाइन करना पड़ेगा इसमें ही। सो इसके लिए यहाँ पे एक डाल देते हैं, इंट सम इक्वल a प्लस बी। ओके, और फिर उसके बाद लगा देते हैं हम ब्रेक। अब ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा ब्रेक नहीं लगाएंगे ना हम, तो अब यहाँ पे यूज़र ने 1 डाला तो फर्स्ट वाला 1 चलेगा, 1 से चलेगा। बट अगर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होके अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया तो ये दूसरे वाले पे मूव कर जाएगा। ये एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन भी दे देगा, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीज़न भी। वो हमारा टाइम बहुत कंज्यूम करेगा, और यूज़र को बस एडिशन की नीड है, तो हमें और 3 ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूज़र के पास टाइम कम भी हो सकता है। तो इसीलिए हम ब्रेक का यूज़ करते हैं कि जो भी हमारा केस सेटिस्फाई होगा कि 1 है, यूज़र को एडिशन चाहिए, तो वही चल के हमारा ब्रेक हो जाएगा यहीं पे हमारा स्विच स्टेटमेंट, और यहाँ से बाहर आ जाएगा, स्विच से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर हमारा कोड एग्जीक्यूट ख़त्म हो जाएगा। तो यही सेम चीज़ें हम और केसेस में भी करेंगे।
और इस अभी में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसी चीज़ को, थोड़ा गैप दे देते हैं ताकि हमारा थोड़ा क्लियर हो सके, और थोड़ी इंडेंटेशन का भी ख्याल रखते हुए यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा कर रहा है सब्ट्रैक्ट सब, तो यहाँ पे a-b कर देंगे और यहाँ पे भी हमारा सब भी प्रिंट होगा। ओके, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पे ये क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो यहाँ पे ये सब ऑपरेटर्स आपने लास्ट लेक्चर में कवर कर रखे होंगे, हमने करे हैं, आपने देखा होगा तो आपको आते होंगे, और नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम करेंगे अपना मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया है और यहाँ पे भी a इंटू वी कर देंगे, और सम की जगह भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे, और एडिशन की जगह पे हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमारा हो चुका है ये। तो नेक्स्ट है हमारा डिवीजन। सो यहाँ पे लिखेंगे डिव, और यहाँ पर लिखेंगे a डिवाइड बाई b, एंड यहाँ पर भी सम को रिप्लेस कर देंगे डिव से। सो यहाँ पे लास्ट एडिशन को हम रिप्लेस कर देंगे अपने डिवीजन से, ताकि हमारे आउटपुट में डिवीजन दिखे। सो सब हो चुका है यहाँ पे, ऑल डन। ये हमारा यहाँ से यूजर को लिए इनपुट जाएगा, पहले यूजर के लिए शो होगा एंटर नंबर 1, फिर यूजर के लिए इनपुट आएगा, फिर शो होगा हमारा एंटर नंबर 2, फिर यूजर के लिए फिर दोबारा से इनपुट देगा यूजर नंबर 2 के लिए, फिर 4 ऑप्शन हमारे लिए शो होंगे यूजर के लिए आउटपुट स्क्रीन पर। वन इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और उनमें से एक चॉइस दे देगा यूजर जो भी उसको करना है, 2 नंबरों पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं, वेदर इट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सो वो चॉइस नंबर यहाँ से जाएगी। अगर यूजर 1 2 3 4 के अलावा कोई भी अदर नंबर देता है तो हमारा उस केस में डिफॉल्ट वाला केस चल जाएगा और दे देगा इनवैलिड चॉइस। सो एक बात का गौर से ध्यान रखिए, जो आपको यहाँ पे नंबर देंगे 1 2 3 4, वही आपको यहाँ पर रखने हैं, ताकि यूजर जो डाले उसी को अपना स्विच केस एग्जीक्यूट कर दे, उसी वाले केस को स्विच केस एग्जीक्यूट कर दे। हम अपने यहाँ पे भी इंडेंटेशन ठीक कर देते हैं। इंडेंटेशन जावा में कुछ इसका ज्यादा खासकर से ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप इसका सही से मैनेज करेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा, एरर फाइंड करने में भी थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ से फिर यूजर चॉइस देगा, और फिर ये जो भी चॉइस देगा, सपोज करिए 1 देगा एडिशन के लिए, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे ये दोनों का सम कैलकुलेट होगा, और यहाँ पे प्रिंट होके एडिशन इक्वल अपना एडिशन आ जाएगा, और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अगर ब्रेक नहीं होगा तो ये सारे आगे के भी एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेक है तो इसी को एग्जीक्यूट करके ये अपना स्विच केस से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा कोड फिनिश हो जाएगा। चलिए रन करके देखते हैं इसको। सो ये हमारा रन हो रहा है। सो देखिए आ चुका है हमारा आउटपुट स्क्रीन पे एंटर नंबर 1, तो 21 डालते हैं। सो यहाँ पे नंबर 2 डालते हैं 2। सो यहाँ पे एंटर करा। अब देखिए फर्स्ट एडिशन कराते हैं, 1 डाला हमने एडिशन के लिए, एंटर, देन हमारा आंसर आ गया 23, वो कि बिल्कुल सही है वो भी। देखिए 21 + 2 = 23। तो इस तरह से हमारा कैलकुलेटर वर्क करता है, और इसमें हम तरह तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। देखिए फिर से 21 और 2 के लिए चलाते हैं, अब क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, देखिए हमारा 19 आउटपुट आ गया, जो कि बिल्कुल सही है हमारा। और एक बार इसको हम अपना मल्टीप्लिकेशन के लिए भी चला के देखते हैं। सो 3 × 6 करते हैं। सो थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन, तो 18 हमारा आउटपुट आ गया है। मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 18। अब एक बार देखते हैं हमारा डिफॉल्ट वाला जो केस है वो भी सही वर्क कर रहा है क्या, ये अदर इनपुट के लिए इनवैलिड चॉइस दिखा रहा है क्या। सो एक नंबर डालते हैं 21, एक डालते हैं 5। ओके, तो हम डाल देते हैं 8 डाल देते हैं सपोज करिए। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, दे रहा है इनवैलिड चॉइस। ओके, सो ये हमारा कैलकुलेटर बन चुका है और अच्छे से वर्क भी कर रहा है। अब सपोज कीजिए अगर हम ब्रेक नहीं लगाते, अगर हम ब्रेक को रिमूव कर दें यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो क्या होगा। तो हमारा अगर हम 1 डालेंगे या 2 डालेंगे तो उनसे नेक्स्ट भी चलेगा, जब तक चलेगा जब तक ब्रेक नहीं आ जाएगा। यहाँ पे ब्रेक है तो ये तीनों एग्जीक्यूट होंगे और ब्रेक पे जाके वो रुक जाएगा, यहीं से एग्जिट कर देगा। अब दोबारा से एक बार रन कराते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इसे बार बार रन कराने से अच्छा ऐसा हो कि ये खुद ही बार बार रन करता जाए, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जिसको लूप कहते हैं। हम लूप की हेल्प से इसे बार बार खुद ही एग्जीक्यूट कराते हैं, हमें बार बार रन करने की नीड नहीं पड़ेगी।
सो हमने पहला नंबर डाल दिया 21, तो सेकंड नंबर डाल दिया हमने 2। सो फिर से अब हम अपना एडिशन कराते हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे तीनों निकल के आ रहे हैं हमारे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे हमारा ब्रेक आ चुका है। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो ये डिवीजन तक भी आता। सो इसीलिए हम अपना ब्रेक यूज करते हैं कि हमारा जो भी हमें आउटपुट चाहिए बस वही आए, मतलब हम अपना कंपाइलर का टाइम वेस्ट ना करें और हमारे सीपीयू हमारा जल्दी से फ्री हो जाए, ताकि हमारा जो कोड है वो एक स्मॉल और बिल्कुल कंसाइज हो जाए और अच्छे से वर्क करे, अच्छा परफॉर्मेंस दे, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, उन्हें भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो ये हमारा हो गया है स्विच केस का यूज, और हमने अपना सक्सेसफुली कैलकुलेटर बना लिया है। चलिए अपने स्विच केस पे चलते हैं। सो स्विच केस क्या कर रहा है कि हम जो भी इनपुट दे रहे हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन में, जो भी इनपुट दे रहे हैं यूजर दे रहा है उसको, तो यूजर जो भी यहाँ पे इनपुट दे रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ से आ रहा है फॉर्म में और केस की वैल्यू के साथ मैच हो रहा है। जो भी केस की वैल्यू यहाँ पे उसको सेटिस्फाई कर रही है, उस वही वाला कोड एग्जीक्यूट हो जा रहा है और ब्रेक कर दे रहा है। ब्रेक का यूज अभी हमने देखा क्या होता है। और अगर इन सब सारे केसों में से कोई भी वैल्यू मैच नहीं करती है तो हमारा क्या होता है, एक डिफॉल्ट वाला जो हमने केस बना रखा है इनवैलिड चॉइस के लिए, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। सो इन दिस लेक्चर इट इज फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।